बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन पढ़ेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भैया आप इसको करवा दीजिए, तो चलो हम इसको बड़े अच्छे से जो है शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और बड़ा भी है, समझने वाला भी है। ठीक है, यहाँ पे आप दिमाग चलाओगे तभी आप जो है इसको कर पाओगे। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यानी एनिमल्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट इकट्ठा करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट। यानी ये सब जो हैं, इन सबको जो है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आते कहाँ से हैं, आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाई अदर मीन्स एक्सेस इंजेशन, यानी कि या फिर कोई बाहर से इनको डाले इंजेशन, यानी जब हम खाते हैं यानी ज़्यादा खा लिया तब आएंगे, या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के अंदर चल रही है वहाँ से प्रोड्यूस होकर आएंगे। ठीक है, दीज सब्सटेंस हैव बीन टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, लेकिन इनको जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, रिमूव्ड और टोटली, यानी पूरा निकालना या फिर कुछ हद तक निकालना, इनको बहुत ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंस, यानी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के एलिमिनेशन यानी निकालने के लिए, यानी इनको बाहर कैसे निकालेंगे। इसके लिए स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि हम मेन किस पर फोकस करेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। याद रखना है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, हम इनको जो है अपनी बॉडी से यही ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं और इनको निकालने के लिए क्या मैकेनिज्म है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स, यही मेजर फॉर्म्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के जो एक्सक्रीट करता है, जो है एनिमल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया कैसा है, मोस्ट टॉक्सिक है। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही उसको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए। फॉर इट्स एलिमिनेशन वेयर यूरिक एसिड जो है सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो हमारा अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारे यूरिया, और उसके बाद में सबसे कम होता है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमको ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल आने की संभावना है, हाँ कुछ हद तक है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे कम पानी किसको चाहिए, यूरिक एसिड को चाहिए, सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, अमोनिया को चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, जो एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया उनको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। मैनी बोनीफिशस, अब कौन कौन करता है, बोनीफिशस। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट, यानी पानी में रहने वाले। आपको सिंपली याद रखना है, पानी में रहने वाले, यानी इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, तो पानी किसके पास सबसे ज़्यादा होगा, बोनीफिशस पानी में रहती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस पानी में रहते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट पानी में रहते हैं। यानी पानी किसको चाहिए, अमोनिया को पानी चाहिए, तो पानी में रहने वाले ही क्या करेंगे, अमोनिया बनाएंगे तो वहीं डायरेक्ट वो है वहीं से एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी पानी में चला जाएगा। अमोनोटेलिक इन नेचर, अमोनिया इधर रेडली सॉल्युबल, कैसा होता है, रेडली सॉल्युबल होता है, यानी कि डायरेक्ट घुलनशील होता है। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस थ्रू गिल सरफेस और फिर अमोनिया आयन, यानी कि कहाँ से कैसे निकलता है वो, अमोनियम आयन के फॉर्म में जो है बाहर आता है मछलियों के बॉडी से या फिर गिल के सरफेस से। कौन कौन रहेगा, बोनीफिशस रहेंगे, एक्वेटिक एम्फीबियंस रहेंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट रहेंगे, अमोनोटेलिक। किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यानी किडनी ये अमोनिया निकालने के लिए कोई भी एक सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं करता है। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसरी द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन फेस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो जब एवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ जो है प्राणी धरती पे आ गए, तो वो उनके पास इतना पानी नहीं है, तो वो क्या करने लगे, वो जो है उन्होंने अपने अडाप्टेशन को बदला, यानी टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशन जो है उसमें क्या चाहिए, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनाने लगे, यानी कि जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, किसको बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए। ठीक है, नहीं तो बॉडी सूख जाएगी।
अब जो मेमल्स होते हैं, ठीक है, मेमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। कौन से एम्फीबियंस? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। यहाँ पे कौन से एम्फीबियन थे? एक्वेटिक, पानी वाले। यहाँ पे कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल। मरीन फिशेस यानी कि समुद्री मछलियाँ, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक याद रखना है, मरीन फिशेस, ठीक है। तो ये आप इसमें नहीं, आपको इसको शामिल करना है। यहाँ बोनी फिशेस है, यहाँ मरीन फिशेस है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया करेंगे। और यूरिया जो करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। कैसे एनिमल्स? यूरियोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया प्रोड्यूस बाई मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया बॉडी के अंदर, इनके अंदर प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन द लीवर। कहाँ पे होता है ये काम? ये लीवर के अंदर होता है। अमोनिया को यूरिया में बदलना कहाँ होता है? ये लीवर में होता है। ऑफ दी एनिमल रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। यानी कि हमारी जो किडनी है, वो हमारी किडनी अमोनिया को फिल्टर नहीं कर सकता है। किसको कर सकता है? यूरिया को कर सकता है। तो यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कौन बनाएगा? लीवर में बनेगा। अब लीवर में यूरिया बन गया, वो कहाँ पे फिल्टर आउट होगा? किडनी में होगा, ठीक है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix for some these animals to maintain desired osmolarity। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ अमाउंट में यूरिया जो है रिटेन रहता है किडनी के मैट्रिक्स में। किस लिए? क्योंकि एक डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब बनाए रखने के लिए। अब यहाँ पे एक नई लाइन है, तो इसको याद रखेंगे। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, ये क्या, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे? यूरिक एसिड। कौन सा? यूरिक एसिड। किस फॉर्म में? पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में। आप देखो कि चिड़िया, कबूतर वगैरह किस तरीके के पेस्ट की तरह वो जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैलेट या फिर पेस्ट। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। मिनिमम लॉस ऑफ वाटर यानी कि वहाँ पे सबसे कम जो है पानी उपयोग होता है। आर द यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब जो है ये यूरिक एसिड बना रहे हैं, यूरिक एसिड जो है इनके पैलेट में है। तो यूरिक एसिड क्या होता है? डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आके वो जो है अपनी जो है स्टीम बना लेता है। यानी कि यूरिक एसिड की जो स्टीम है, यानी कि जो हवा में वो उड़ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाएगा, किसी भी के भी लंग्स में जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या करता है? वो जा करके लंग्स में बहुत सारी डिसीज कॉज करता है। इसीलिए बोलते हैं कबूतर, पक्षी वगैरह, कोई भी पक्षी है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड बनता है और वहाँ पे जो है बीमारियाँ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कौन सी डिसीज़? लगभग लंग्स डिसीज़, ठीक है। तो यूरिक एसिड की वजह से। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। Survey of animal kingdom present a variety of excretory structure in most of the invertebrates. These structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney. वर्टिब्रेट्स के पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है जिसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर। अब देखो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको हमको याद रखना है। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटफॉर्म जो होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थ में आती हैं, जैसे कि प्लेनेरिया वगैरह। इनमें क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, या फिर उनको क्या बोलेंगे? फ्लेम सेल्स बोलेंगे। रोटीफर्स, some annelids are the and the cephalochordates. Amphioxus, Protonephridia are primarily concerned with ionic fluid volume regulation, osmo regulation होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमको याद रखेंगे। रोटीफर्स हैं, प्लेनेरिया हैं, और कुछ एनिलीड्स भी हैं, वो भी उसी में शामिल है। सेफेलोकोर्डेट जैसे कि एम्फियोक्सस, इनके अंदर क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, या फिर फ्लेम सेल्स। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर। अब यहाँ से नई लाइन चालू होती है। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। कुछ एनिलिड्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे सम एनिलिड लिखा है। अब यहाँ पे कुछ जो एनिलिड बच गए हैं, वो जो हैं उनमें क्या होगा? नेफ्रीडिया होगा, जैसे कि अर्थवर्म के अंदर होता है। नेफ्रीडिया किसमें हेल्प करता है? नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजन स्पेस एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, यानी कि हमारे जो हैं एनिलिड्स किसमें? प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स में भी आएंगे और नेफ्रीडिया वाले में भी आएंगे।
अब जो है नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। जैसे कि कॉकरोचेस के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प टू रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑस्मो रेगुलेशन, वो भी यही काम करेगा, सेम काम जो कि कौन कर रहा था यहाँ पर, ये प्रोटोनेफ्रीडिया नेफ्रीडिया कर रहे थे। एंटीनल ग्लैंड, यहाँ पे याद रखना है ये वाली लाइन, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, क्या बोलेंगे, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन जो है ग्लैंड कहाँ पे होगी, एक इसमें क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स वगैरह में ये प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम करती है। अब हम पढ़ेंगे अपना मेन टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेकिन इसको और इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आपको उसको छोड़ के नहीं जाना है, याद करके जाना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि अमोनोटेलिक कौन कौन से हैं, तो आपको मरीन फिशेस से क्या दे देगा, आपको इस तरीके का यहाँ पे मैं बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, मेमल्स दे देगा, 4-5 ऑप्शन आप बोले पूछेगा आपसे कि इसमें से बताओ कितने हैं, 4, 5, 6 अमोनोटेलिक कितने हैं, तो इस तरीके के जो घुमा घुमा क्वेश्चन देगा, तो आपको जो है ये इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यानी ये हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर होता है किडनी का, यानी 2 किडनी होती हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होता है, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा होता है। किडनी रेडिश ब्राउन, कैसी होती है, कलर में रेडिश ब्राउन होती हैं। अब बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, ओके, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, यानी कि लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि डोर्सल इनर वॉल, यानी डोर्सल ये बोले तो पीछे वाली जो वाल है उसके साइड में अंदर के पास में होती हैं, यानी कि जैसे ये मेरा हाथ है और इसके पीछे साइड में बाहर है, और अंदर साइड में जो है, अंदर साइड में ये प्रेजेंट है, इस तरीके से जो हमारी पीठ है उसके बाहर साइड से, अब नहीं अंदर साइड से जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किडनी है तो अंदर ही रहेगी। थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल, ये आपको याद रखना है, थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास में होती है। अब ईच किडनी ऑन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। विथ एन एवरेज वेट कितना होता है, 120 से लेके 170 ग्राम, ठीक है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी, एक जो अंदर की जो कॉनकेव सरफेस होती है वहाँ पे किडनी में एक नोच होता है, उसको बोलते हैं हाइलम नोच, यानी कि ये आपकी किडनी है, तो यहाँ पे देखो ये अंदर वाली जो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये कॉनकेव सरफेस है, और यहाँ पे एक नोच है, देखो नोच, यानी कि बोले तो ये जो इस तरीके की शेप दिख रहा है इसको नोच बोलेंगे, ठीक है, गड्ढा टाइप का, इसको बोलते हैं, ये वाली जगह को बोलते हैं ये पूरी हाइलम, क्या बोलेंगे इसको, हाइलम। यहाँ से क्या होगा, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये क्या करती हैं, एंटर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। इनर टू द हाइलम ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इज कॉल्ड रेनल पेल्विस, उसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सा बड़ा सा जो जगह है इसको बोलेंगे रेनल पेल्विस, जिसके प्रोजेक्शन निकले हुए हैं उनको बोलेंगे क्लाइसिस, इसके प्रोजेक्शन देखो निकले हुए हैं इनको बोलेंगे क्लाइसिस, ओके। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, जो बाहर की जो लेयर होती है उसको वो बहुत टफ होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, अंदर किडनी के 2 जोन होते हैं, एक होता है आउटर जोन जिसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, एक होता है इनर जोन को हम मेडुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आउटर जोन जो है कॉर्टेक्स है, इनर जोन है मेडुला है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 5 कोनिकल मासेस, यानी कि उसमें कोन जैसे मासेस में बटा हुआ है जिनको हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द क्लाइसिस, जो कि क्लाइसिस में धसे होते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द, जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रिनल कॉलम्स, जो रिनल कॉलम्स हैं उनको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टनी, क्या बोलेंगे, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो आपको कहाँ मिलेंगे ये कॉलम्स ऑफ बर्टनी, रिनल कॉलम ये है, ये देखो ये खाली जगह बच रही है, इनको वो क्या बोलेंगे, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ईच किडनी
ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो हर एक किडनी में क्या होते हैं, 1 मिलियन जो है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे जो है, और ये नेफ्रॉन्स क्या हैं, ये हमारी फंक्शनल यूनिट भी है। किसकी यूनिट है, हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हमारे हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड रेनल टिब्यूल। कौन कौन से, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट रेनल टिब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज टफ एंड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टरियोल, यानी कि ये किससे बना होगा, फाउंड बाई अफरेंट आर्टरियोल, जहाँ से एक फाइन ब्रांच होती है रेनल आर्टरी की, जहाँ से ब्लड आएगा। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टरियोल, जाएगा किससे, आएगा अफरेंट से, जाएगा इफरेंट से, ठीक है। हमेशा जो ब्रॉडर होती हैं ये थोड़ी सी अफरेंट आर्टरियोल जो थोड़ी मोटी होती हैं, इफरेंट कैसी होती है, थोड़ी पतली होती हैं। द रेनल टिब्यूल बिगन्स विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। जो रेनल टिब्यूल है वो कहाँ से बनती है, डबल वॉल्ड बोमन कैप्सूल से बनती है। विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल, यानी कि ग्लोमेरुलस को किसके, बोमन कैप्सूल के साथ में अगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मालफिजियन बॉडी, क्या बोलेंगे, मालफिजियन बॉडी, या फिर रिनल कॉर्पसल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले फिगर में, ये हमारी एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ से ब्लड जाएगा, ये अफरेंट है, यहाँ से आएगा। इस पूरे को, ये गुच्छे को बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो इसके अंदर ये रखा हुआ है उसको बोलेंगे बोमन कैप्सूल, और इन दोनों को मिला करके, ये पूरे को मिला करके हम बोलेंगे मालफिजियन बॉडी या फिर रिनल कॉर्पसल्स बोलेंगे। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क, यानी कि जो टिब्यूल निकली है, यानी कि द टिब्यूल कंटिन्यू, जो टिब्यूल जो आगे जा रही है, ये आगे जो हाईली कोइल्ड नेटवर्क बनाएगी, जिसको बोलेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी, क्या बोलेंगे, पीसीटी। तो ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो है हाईली कोइल्ड रहता है, ये यहाँ पे कम कोइल्ड दिखाया गया है, यानी कि ये कोइल्ड टाइप का है, इसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। तो आप लोग इसी में एक बार ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये पीसीटी है, उसके बाद में जो है ये नीचे के साइड में ये यहाँ पर ये डीसीटी आ गया, ठीक है। और ये हमारा हेनले लूप है, ये हेनले लूप, ये वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा क्या है, जो एपरेंट आर्टरियोल निकली थी, बाद में वही फिर से फैल जाएगी और फिर से ये यहाँ से लेकर के वापस चली जाएगी, ठीक है। इसका भी उपयोग हम जो है बताएंगे आपको भाई क्या होने वाला है। ए हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb, यानी कि एक हेयर पिन शेप का जो है हेनले लूप होता है, जो नेक्स्ट पार्ट होता है किसका, टिब्यूल का। विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप, उसके पास में एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी है डिसेंडिंग लिम्ब और ये हमारी है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूअस अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन, यानी कि जो असेंडिंग लिम्ब है, आप देखोगे इसमें एक और जो है हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर आ गया है, इसको हम बोलेंगे डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन टू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो डीसीटी है वो किस में जाकर के ओपन होगा, वो हमारी कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होगा। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रिनल पेल्विस, यानी कि, और वो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जाकर के रिनल पेल्विस में ओपन होगी थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलाइसिस, किससे होकर के जाएगी, मेडुलरी पिरामिड से। द मालफिजियन कॉर्पसल्स, जो मालफिजियन कॉर्पसल है, यानी कि बोले तो बोमन कैप्सूल, यानी कि बोमन, यहाँ पे मालफिजियन बॉडी की बात कर रहा है। मालफिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी एंड द नेफ्रॉन ऑफ द नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, यानी ये मालफिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये कहाँ पे होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। और लूप ऑफ हेनले जो है कहाँ पे डिप्स करता है, मेडुला में। इनर होता है कॉर्टेक्स, आउटर होता है मेडुला, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, कुछ में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत शॉर्ट होता है, और एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, यानी कि बहुत कम जो है मेडुला के अंदर जाता है। अब जो है नेफ्रॉन है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जो हमारा नेफ्रॉन है वो किसमें बहुत कम रहेगा, मेडुला के अंदर। मेडुला जो है हमारा कौन सा भाग है,
इनर मेडुला आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। हमने जो है अभी हम पढ़ करके आए हैं, तो हमारा जो है आउटर जो है वो कॉर्टेक्स है, इनर कौन सा है, मेडुला भाग है। तो हम अगर देखें यहाँ पे अपनी किडनी के अंदर, तो ये हमारा जो अंदर का भाग होगा वो क्या होगा, अंदर ये, इसको अगर हम दो भाग में बांटेंगे तो ये है अंदर वाला मेडुला है, आउटर वाला कॉर्टेक्स। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो बोमन कैप्सूल वगैरह ये है, इस नेफ्रॉन को पूरा उठा के आप यहाँ से, जैसे ऐसा ये रखा है ना, ये नेफ्रॉन है, इसको यहाँ से उठाओ, छोटा करो थोड़ा सा और ऐसे लगा दो इसको, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा उठा के, यानी इसका जो मुंडी वाला भाग है, जो मालफिजियन बॉडी है, ये कहाँ आएगी, ये इस साइड आएगी, कॉर्टेक्स साइड में आएगी। तो इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला रीजन में जाता है। बहुत सारे जो नेफ्रॉन है, 80% जो नेफ्रॉन है उनका जो है वो पूरा, मतलब बहुत कम जो है मेडुला रीजन में जाता है, लूप ऑफ हेनले जो है बहुत कम जाता है। तो जो लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग एंड, ये कहाँ गया, हाँ, एक्सटेंड लूप ऑफ हेनले टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी कि कौन से नेफ्रॉन वो कहलाएंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। यानी कुछ लूप ऑफ हेनले जो है कुछ नेफ्रॉन के बहुत लंबे होते हैं, वो मेडुला के अंदर भी जाते हैं। ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा है इन मेजॉरिटी, यानी कि ज़्यादातर कैसे होते हैं, ज़्यादातर होते हैं हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो अगर कभी भी आ जाए क्वेश्चन की मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आर एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन से होते हैं, हमारे कॉर्टिकल होते हैं। द efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule is called a peritubular capillaries, ठीक है। अब जो है हमारी यहाँ से जो है efferent arteriole निकली, अब यहाँ पे ये है, ये पूरे चारों तरफ क्या बनाएगी, एक आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसी में जो हेनले लूप के जो चारों तरफ है कैपिलरी से ये नेटवर्क बना हुआ है, इसको बोलेंगे हम वासा रेक्टा, क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे। कैसा होता है ये, यू शेप में होता है, कौन, ये हमारा हेनले लूप, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा जो कौन से कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि अगर जो इसको हम ऊपर ले जाएं, छोटा कर दें, तब क्या होगा, वहां पे जो वासा रेक्टा है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। तो यही यहाँ पे ये चीज लिखी है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं उनके अंदर ये नहीं होती है, कौन नहीं होती है, वासा रेक्टा नहीं होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके हिसाब से, ये भी हमारे असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से तीन स्टेप काम में आते हैं, यानी कि कौन कौन से मेन तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, लास्ट होता है सिक्रेशन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप होते हैं जो कि काम करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। तो इनको हम बारी बारी से जो है पढ़ेंगे कि क्या होते हैं और इनमें क्या होता है, ठीक है। डेट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ये अलग अलग पार्ट में होते हैं हमारे नेफ्रॉन में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। कहाँ पे होगा, ये ग्लोमेरुलस में होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा। इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml जो है ब्लड ये जो फिल्टर हो जाता है किडनी में पर मिनट, ठीक है। ये 1100 से 1200 और कहाँ आता है, हमारे लंग के अंदर आता है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 आ गई याद, तो वो भी जो है 1100 से 1200 ml ही होती है। तो किडनी पर मिनट कितना जो है फिल्टर करती है ब्लड, 1100 से 1200 ml, ठीक है। विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। यानी कि जब एक वेंट्रिकल जब जो है जितना ब्लड पंप करता है उसका ये 1/5 पार्ट है, यानी टोटल पार्ट कितना होगा, तो इसमें 5 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है।
इन अ मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, वो जो ब्लड का प्रेशर है उसकी वजह से जो है ये फिल्ट्रेशन होता है। वो कितनी लेयर से होता है? 3 लेयर से। कौन कौन सी होंगी 3 लेयर? एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ग्लोमेरुलर है, ये जो ब्लड वेसल्स आई हैं, इसकी अंदर जो इसकी जो एक लेयर इसकी होगी, एक लेयर इसकी होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ चला गया ये ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। द एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, जो बोमन कैप्सूल की जो एपिथेलियम है वो होगी, और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसका नाम है, इन दोनों भी लेयर के बीच में होंगी। टोटल कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर हो गई। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं बोमन कैप्सूल की, पोडो यानी पोडोसाइट, साइट यानी वैसे तो पोडो वर्ड है जो पैर के लिए यूज होता है, साइट जो है सेल, यानी कि उनका नाम क्या है? पोडोसाइट है, जो कि इंट्रिकेट मैनर में जो अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से कुछ जो है स्पेस छूट जाता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं, या फिर स्लिट पोर्स बोलेंगे, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, यानी कि बहुत अच्छे से इनसे जो है ब्लड जो है फिल्टर आउट हो जाता है। ऑलमोस्ट जो है सभी कंस्टिट्यूट निकल जाते हैं प्लाज्मा के, लेकिन क्या रह जाएगा? एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन कैप्सूल, यानी कि बोमन कैप्सूल के अंदर क्या नहीं जाएगा? प्रोटीन्स नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंसीडर एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसीलिए हम बोलते हैं इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ओके। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate, GFR, यानी कि जितना भी जो है ब्लड जो है पर मिनट जो है फिल्ट्रेट होगा, फिल्टर होगा, यानी देखो ये 2 चीज़ चलनी है हमारे पास। यहाँ पे हमने कुछ डाला तो कुछ नीचे पहुँच गया, कुछ ऊपर रह गया। जो नीचे निकल गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं रिटर्नटेट, ठीक है। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन के बाद में ये क्या है? नीचे जो अंदर आ गया है उसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है फिल्ट्रेट। तो किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जो अमाउंट में जो है फिल्ट्रेट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। GFR जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल की कितनी होती है? 1 to 5 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे। हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर। कितनी बार छान देती है हमारी किडनी उसको एक दिन के अंदर? द किडनी हैव built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by, यानी कि जो एक इसके अंदर किडनी के अंदर क्या है? एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि यानी कि कितना जो है ये होना चाहिए, फिल्ट्रेशन रेट कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको कोई देखने वाला होगा। तो कौन देखेगा? ब्लड जहाँ कहाँ से एंटर किया है? हमारा ब्लड एंटर कर रहा है अफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। और कहाँ जा रहा है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो इन दोनों को जो है इनके अंदर जो कुछ सेल होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं। किसके अंदर? देखो, JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन, यानी कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है वो किसका मॉडिफिकेशन है? उनमें कुछ सेल हैं, उनका मॉडिफिकेशन है किसके अंदर? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द अफरेंट आर्टरियोल एंड द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वो मिलते हैं। ए फॉल इन GFR, एक अगर जो GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं द जेजी सेल्स रिलीज रेनिन, यानी कि ये किसको एक्टिवेट करेगा? जेजी सेल्स को, जिसकी वजह से जो है रेनिन जो है विच कैन स्टाइमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, यानी कि वो किसको स्टाइमुलेट करेंगे? वो करेंगे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टाइमुलेट करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड देयर बाई GFR बैक टू नॉर्मल, यानी कि GFR क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ए कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, यानी कि एक अगर हम अनुमानित तौर पे माने कि जो फिल्ट्रेट फॉर्म कितना हो रहा है? 180 लीटर पर डे हो रहा है। यूरिन कितनी आ रही है? केवल 1.5 लीटर जो है प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसका देखें कि टोटल हमारा ब्लड कितना छन रहा है? 180 लीटर, और हमारा जो है यूरिन कितना बन रहा है? 1.5 लीटर।
तो अगर हम 1.5 120 से 180 से अगर डिवाइड करें, 100 का इंटू कर दें तो हमारा परसेंट आ जाएगा, ये 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हम मान लेते हैं कि नियरली 99% जो है क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। किसके थ्रू? रीनल टिब्यूल के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि ब्लड तो बहुत सारा छना था लेकिन सब वापिस चला गया, ठीक है। द ट्यूबुलर epithelial cells in different segment of nephron perform this either by active passive mechanism। यानी कि जो ये रीअब्जॉर्प्शन हुआ है ये दोनों तरीके से होता है, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड Na+ आर फिल्ट्रेट एंड रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। यानी कि ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और सोडियम आयन का। यहीं पे अगर देखा जाए जो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। यानी कि अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। कुछ इनिशियल सेगमेंट में वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन वो भी पैसिवली ही होता है। अब यूरिन के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है? ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंस लाइक H+ K+ अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। जो ट्यूबुलर सेल्स होती हैं यानी कि जो ऐसे हेनले लूप वगैरह है, इनकी जो सेल्स हैं और जैसे पीसीटी डीसीटी की, वो K+ अमोनिया और H+ जो है ये फिल्ट्रेट में प्रोड्यूस करती हैं। इससे क्या हुआ? जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सिक्रीशन आल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, ये क्या काम करेगा? ये मेंटेन करेगा आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसको आप दोबारा देखना, आपको पक्का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार फ्रेम होंगे और हुए भी हैं। हमारी जो PYQ की सीरीज आएगी आगे चल के, उसमें आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो ट्यूब्यूल है पीसीटी डीसीटी हेनले लूप, इनका क्या क्या फंक्शन है वो हम नेक्स्ट भी हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसको देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल जो है किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी। पीसीटी जो होते हैं वो लाइंड होती है किससे? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, ठीक है। ये किस लिए होती है ब्रश बॉर्डर? क्योंकि ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, किस लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं लगभग 70 से 80% और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, जो क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं किससे? बाय दिस सेगमेंट, यानी कि इसी सेगमेंट में क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। पीसीटी आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि पीसीटी किस में हेल्प करेगा? मेंटेन pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ion, यानी कि किसका सिलेक्टिव सिक्रेशन करेगा? हाइड्रोजन आयन का और किसका? अमोनिया का। किसमें? फिल्ट्रेट में। एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट, और किसका जो है एब्जॉर्प्शन करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा HCO3 कहाँ से? फिल्ट्रेट में से, ठीक है। हेनले लूप, हेनले लूप क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे पुअर होता है, मिनिमम होता है। एंड इट्स असेंडिंग लिम्ब, जो उसकी असेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है। हाउएवर दिस रीजन प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मिडुलरी एंड मिडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि ये रीजन जो है मेन इसका रोल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मिडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये लाइन आपको जो है याद रखना है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर, जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो परमेबल होती है वाटर के लिए। ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इम्परमेबल होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ जा नहीं सकता है, केवल वाटर जो है आएगा या जाएगा। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, यानी कि जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर जाएगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट नहीं जा पाएगा, लेकिन कौन जाएगा? वाटर जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसके अंदर से वाटर जो है बाहर जाता जाएगा, तो क्या होगा? जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाएगा? वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा, मीन्स जो है कंसंट्रेट हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, जो असेंडिंग लिम्ब होगी वो वाटर के लिए इम्परमेबल होगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट करेगी किसका? इलेक्ट्रोलाइट का।
कैसे? एक्टिवली, यानी कि अपने में से एनर्जी दे दे करके बाहर की ओर निकालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और पैसिवली, यानी कि दोनों तरीके से निकाल सकती है। देयरफॉर द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, तो जो कंसंट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड की ओर पास होगा, इसकी वजह से क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मिडुलरी फ्लूइड, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी मिडुलरी फ्लूइड में जाएंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, यानी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसका होगा, सोडियम और वाटर का। ये भी नीट के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है सोडियम और वाटर का जो है इनटेक रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। DCT also capable of for reabsorption of HCO3 minus and selective secretion of hydrogen and potassium ion। तो सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका करेंगे, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का, और रीअब्जॉर्प्शन किसका करेंगे, सोडियम वाटर का और SCO3 माइनस का, ठीक है। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन हाइड्रोजन पोटेशियम और NH3 अमोनिया, ठीक है। मेंटेन पीएच सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो पीएच को मेंटेन करेंगे, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करेंगे किसका, किसके सिक्रेशन से, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन, ठीक है। अब जो है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी to the inner part of the medulla, large amount of water could be reabsorbed from this segment, यानी कि इस सेगमेंट से जो है, इस रीजन से जो है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर जो है रीअब्जॉर्ब किया जाता है। प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि किसके लिए, कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। द सेगमेंट अलाउ पासेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिडियम, यानी कि कुछ अमाउंट में यूरिया को भी वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि इसलिए ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करने के लिए। It also plays a role in maintenance of a pH and ionic balance in of the body by selective segregation of H plus and K plus ions। यहाँ से भी H plus K plus ion जो है सेलेक्टिव सेक्रेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मकेनियम क्या है, जो कंसंट्रेशन हो रहा है फिल्ट्रेट का, किस तरीके से हो रहा है, ये हम इस में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है, काउंटर करंट मकेनियम है इसके अंदर, तो उसको हम जानेंगे किस तरीके से ये काम करता है। मेमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कि मेमल्स के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। द हेनले लूप वासारेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, इसमें सबसे मेन काम किसका होता है, हेनले लूप का, वासारेक्टा का, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब हेनले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों के जो काम हैं वो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है वो अपोजिट होता है। जस्ट फॉर्म्स अ काउंटर करंट, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स वासा रेक्टा आल्सो काउंटर करंट पैटर्न, यानी कि दोनों का आपस में क्या है, काउंटर करंट है, यानी कि आपस में एक दूसरे के विपरीत है। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट देम मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलर स्टीशियम फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द मिडल मेडुला, ठीक है। ये किसके, ये ग्रेडियंट ये है कि कौन मेंटेन करता है, ये NaCl और यूरिया मेंटेन करते हैं। लेकिन इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप जो है, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, वहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है, अपने मन से, NCERT। तो देखो ये है हमारे नेफ्रॉन, ये है मेलफिजियन बॉडी, ये है PCT, यहाँ से गया ये हेनले लूप में आया, यहाँ से गया ये DCT में आया, फिर यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक। ये है नेफ्रॉन और ये है वासा रेक्टा। ये कहाँ से, ये किसका है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, इसकी जो है आगे वो बन करके ये वही दिखाया गया है, ठीक है। अब ये चला जाएगा वापस कहाँ पे, मेन ब्लड स्ट्रीम में। अब देखो अब क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर का क्या है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की संख्या है। जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसकी ग्रेडियंट बढ़ रहा है 600, 900, 1200, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, इसका जो फ्लो है वो यहाँ से चालू होता है ब्लड का और इधर जाके ख़त्म होता है। लेकिन
इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, इधर को जा रहा है। अब देखो यहाँ 300 है, यहाँ भी 300 है, मेंटेन करना है। 300 मेंटेन नहीं करेगा तो यहाँ पे अगर जिधर वाटर का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उधर से वाटर बाहर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ये परमिएबल है। ये मेम्ब्रेन जो है क्या है, परमिएबल है, इसीलिए ये मेंटेन करना, यानी कि ये 300 इधर है तो 300 इसमें भी रखना ज़रूरी है, और 300 यहाँ है तो 300 इसमें भी रखना ज़रूरी है, इसमें 300 है तो यहाँ भी रखना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो है पूरा एक लेवल में बटे हुए हैं। अब समझ में आया कि ये क्यों बटे हुए हैं इस तरीके से। तो इन सभी के अंदर बराबर ग्रेडियंट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये 300 है तो ये भी 300 यहाँ यहाँ बराबर जो है रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से जब गया ब्लड, ये फिल्ट्रेट गया तो उसके अंदर से क्या है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है वाटर के लिए परमेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल सकता है, तो वाटर इसमें से बाहर निकलता जाएगा, वाटर इसमें से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखो 400, फिर 500, फिर 600, 800, 1000, फिर 1200 हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से भी वाटर बाहर निकालना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़े, और NaCl इसने ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ नीचे जाके बढ़ाना है ना, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना है, तो यहाँ पे वो बढ़ाएगा, तो NaCl ले लिया, बढ़ा लिया, उसका काम चल गया। अब वो निकालना चालू कर देगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा ना, देखो NaCl को बाहर निकाल रहा है। तो सेम काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है, NaCl भी देखो ऊपर आएगा तो बाहर निकलेगा। तो बस यही कहानी, ये दोनों आपस में बराबर पे चलते हैं, ये दोनों काम हमेशा चलते ही रहते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और यही ये सारी इसमें कथा लिखी हुई है, यही समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ वाटर क्यों निकल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी को, तो यूरिया जो है बाहर आ रहा है, तो ये आपकी NCERT में लिखा भी है। इसके बाद टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, लेकिन इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। हम इसको पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर के अंदर, जहाँ पे जो है हार्मोन वाला चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। बाकी बचा मिक्सचुरेशन। क्या है मिक्सचुरेशन, है मूतने को ही मिक्सचुरेशन कहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है। जहाँ क्वेश्चन आता है मैं डायरेक्ट आपको ही ले चलता हूँ। इसमें खाली ये लिखा है, ये प्रोसेस, ये यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। ये 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन पर डे हम रिलीज करते हैं। ये लाइट येलो कलर का जो है वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, pH उसका होता है 6.0। एवरेज जो है 25 से 30 ग्राम जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम लोग पर डे। ओके, उसके बाद में जो है यूरिया के अंदर अगर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कीटोनूरिया। और यूरिया के अंदर ये अगर ये मिलती है कीटोन बॉडीज तो समझो उसको आदमी को जो है डायबिटीज मिलेटस हो सकता है। ओके, अब पढ़ते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। किस किस ऑर्गन का क्या योगदान है एक्सक्रेशन में। तो इसके अंदर बोला गया है कि स्किन जो है हमारी, वो भी एक्सक्रेटरी वेस्टेज को निकालने के लिए, एलिमिनेशन के लिए वो भी हमको हेल्प करती है। जैसे कि हमारे लंग्स जो हैं CO2 को बाहर करते हैं लगभग 200 ml पर मिनट। तो आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि कितना जो है ml पर डे वो है रिमूव करते हैं। जो हमारी स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड होती हैं स्किन के अंदर, वो एलिमिनेट करती हैं, जैसे कि सब्सटेंस हैं। स्वेट जो है प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड से, जिसके अंदर NaCl स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है। यूरिया जब बाहर टूट करके निकलता है तो वो अमोनिया में बदलता है, अमोनियम बदलता है तो उसमें से बदबू आती है। तो इसीलिए कई लोगों के शरीर में से बदबू आती है, तो उसका मेनली रीजन है ये। पानी कम पिएंगे, पसीना आएगा, पसीना में से यूरिया आएगा, यूरिया अमोनियम बदलेगा और वो बदबू पैदा करेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो भी प्रोड्यूस आता है, निकलता है स्किन से थ्रू द प्राइमरी फंक्शन स्वेट टू फैसिलिटेट कूलिंग। कूलिंग जो है हमारी बॉडी को, वो भी स्वेट ग्लैंड से ही मिलता है। इसके बाद में जो सेबेसियस ग्लैंड है एलिमिनेट करती हैं कुछ सब्सटेंस को, जैसे कि स्ट्रोल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वैक्सेस हैं। कहाँ से, सेबम के थ्रू। और ये हमारे जो है स्किन को एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है,
इसके बाद में लास्ट टॉपिक बचा है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर में क्या होता है, माल फंक्शनिंग होती है किडनी के अंदर। तो माल फंक्शन यानी किडनी में जब समस्या आती है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है। उस केस में क्या होगा, यूरिया जो है हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हम यूरेमिया, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसकी वजह से किडनी भी फेल हो सकती है। अगर जो किडनी फेल हो गई तो फिर यूरिया को कैसे बाहर निकाला जाएगा, तो उसके लिए प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब आर्टिफिशियल किडनी होती है, बाहर किडनी नहीं होती है, मतलब एक सेटअप होता है पूरा, उससे जो है निकाली जाता है। यूरिया को बाहर करके वापस ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर किडनी फेल हो गई तो उसका एक जो है अल्टीमेट जो है मेथड है करेक्शन का, वो हम क्या कर सकते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरी किडनी उठा के किसी डोनर की उसके अंदर लगा दो। और किसकी ले सकते हैं, जो कि क्लोज रिलेशन में हो तो ज़्यादा बेटर है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है हमारा नहीं मीन्स जिसका भी पेशेंट है वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से जो है सक्सेस रेट उसके बढ़ जाते हैं। और फिर रिनल कैल्कुलाई क्या है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास हो या बन जाता है किडनी के अंदर, किसका बनता है, ऑक्यूलेट का वगैरह का, तो इसको बोलते हैं रिनल कैल्कुलाई। ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी में, ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बस, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी कर लो, ये सीरीज पूरे आपके नीट के पेपर के पहले तक चलती रहेगी। और हमारी MTS सीरीज अगर नहीं देखी है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज, MST सीरीज, तो उसको भी जा करके देख लेना।